न्यायालय के बाहर एक अजीब सी भीड़ इकट्ठा थी। हर चेहरा सवालों से भरा। हाथों में तख्तियां, आंखों में आंसू और होठों पर नारे। सबकी जुबान पर एक ही मांग थी, इंसाफ। पर किसी को नहीं पता था कि आज का दिन इतिहास में दर्द से लिखा जाएगा। एक ऐसा सच उजागर होगा जो वर्षों से जमीन में गड़ा हुआ था, सड़ता हुआ। लेकिन अब वह जुबान बन चुका था। एक आदमी की जुबान जिसने 3 दशक तक एक बोझ ढोया, एक अपराध को आंखों से देखा, उसमें मजबूरी में हिस्सा लिया और फिर खुद को मार मार कर जिंदा रखा। उस दिन दोपहर को एक काली एसयूवी अदालत के गेट पर आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक लंबा पतला सा आदमी, पूरी तरह काले कपड़ों में ढका हुआ। चेहरे पर मास्क, आंखों में गहराई और अपराध बोध की परछाई। उसके साथ 2 वकील और कुछ पुलिसकर्मी थे। लेकिन सबसे रहस्यमयी चीज थी उसके हाथ में पकड़ा हुआ एक काला बैग। एक ऐसा बैग जो ना जाने कितने सवालों, कितने अपराधों और कितनी आत्माओं को अपने भीतर समेटे हुए था। जैसे ही वो आदमी, जिसे अब सिर्फ मिस्टर वी कहा जाता है, जज के सामने खड़ा हुआ, उसने धीरे धीरे वो बैग खोला और उसमें से जो निकला उसने पूरे कोर्ट रूम को हिलाकर रख दिया। इंसानी हड्डियां, जले हुए कपड़ों के टुकड़े, एक पुराना स्कूल बैग और कुछ ऐसी तस्वीरें जिनमें अधजली लाशें थीं, बलात्कार के निशान और एक नक्शा। वो नक्शा जहां भारत के एक छोटे से कस्बे धर्मस्थला में एक मंदिर के पीछे गुप्त रूप से 400 से ज्यादा लाशें दफनाई गई थीं। सब स्तब्ध थे। कैमरे बंद कर दिए गए। पुलिस चुप थी। जज का चेहरा पीला पड़ चुका था। मिस्टर वी ने कहा, मैं आपको और भी जगह दिखा सकता हूं जहां लाशें गाड़ी गईं, लेकिन ये सब मैंने अकेले नहीं किया। मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया गया। यह कहानी शुरू हुई थी 1995, जब एक 18 वर्षीय लड़का, मिस्टर वी, को धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली थी। 25 रुपए महीने की तनख्वाह थी। लेकिन घर की हालत को देखते हुए उसे यह नौकरी स्वर्ग जैसी लगी। वो हर रोज नेत्रावती नदी के किनारे साफ सफाई करता और कभी-कभी उसे वहां बहती हुई लाशें दिखती थीं। उसने सोचा, ये दुर्घटना होगी, कोई डूब गया होगा, क्योंकि नदी बहुत तेज बहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लाशों की संख्या बढ़ती गई और हर लाश के साथ एक सवाल जुड़ता गया। ये लाशें इतनी बुरी हालत में क्यों हैं? कई बार कपड़े गायब होते थे, कई बार शरीर पर चोटों के निशान, और कभी-कभी बच्चों के साथ भी ऐसा होता। लेकिन मिस्टर वी चुप रहा, डरता रहा, सोचता रहा कि ये शायद 1-2 बार की बात है। लेकिन एक दिन उसका सुपरवाइजर खुद उसके पास आया और कहा, इस लाश को जला दे, ऊपर से आदेश आया है। जब उसने मना किया तो उसे मारा गया, धमकाया गया। उसकी मां को मारने की धमकी मिली और उस डर के कारण उसने पहली बार एक लाश को अपने हाथों से जला दिया। उस दिन उसके हाथ तो राख से काले हुए, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह काली हो गई। 1998 तक वो लाशों का सेवक बन चुका था। हर हफ्ते एक एक करके लड़कियों, महिलाओं और बच्चों की लाशें आतीं, कभी जली हुई, कभी आधी गली हुई, कभी अखबार में लिपटी हुई, और उसका काम होता साफ करना, जलाना या मिट्टी में दफनाना। उस मंदिर के पीछे एक घना जंगल था। वहीं खुदाई कर कर के कब्रें बनाई जाती। हर बार एक और इंसान मिट्टी में मिला दिया जाता और हर बार मिस्टर वी की आंखों में एक और पाप जुड़ता। सबसे दर्दनाक वो पल था जब एक 12 साल की लड़की की लाश आई। उसके साथ उसका स्कूल बैग था, लेकिन उसका निचला हिस्सा पूरी तरह नग्न था और शरीर पर जख्म थे। मिस्टर वी के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर वो कुछ कर नहीं सका, बस मूक बनकर अपनी आत्मा को और भी अंदर मार लिया। फिर 2014 में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट लगी। उसका अपना खून, उसकी भतीजी गायब हो गई। और जब उसने पता किया तो वही सच सामने आया। उसे भी उन्हीं लोगों ने उठाया था, बलात्कार किया था और मारकर मंदिर के पीछे फेंक दिया था। मिस्टर वी उस दिन टूट गया और उस रात वो भाग गया। पहचान बदलकर शहर छोड़कर 10 साल तक छुपता रहा। लेकिन हर रात वो लाशें उसके सपनों में आती। वो चीखें, वो आंखें, वो राख का धुआं। उसे नींद नहीं आती थी। और फिर 2024 में उसने फैसला किया, अब और नहीं, अब वो सबके लिए बोलेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उसने एक वकील से संपर्क किया, सारे सबूत इकट्ठा किए, 40 से ज्यादा लाशों की तस्वीरें, डीएनए नमूने,
जगहों की पहचान और एक पत्र जिसमें वो हर नाम लिखा था जो इस नरसंहार में शामिल थे। मंदिर ट्रस्ट से लेकर स्थानीय नेताओं तक सबके नाम थे उस चिट्ठी में। उसने सब सील बंद करके सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को भेजा और फिर खुद सामने आया। आज जब वो कोर्ट में खड़ा था, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ही भावना थी, पश्चाताप। लेकिन जैसे ही उसका बयान मीडिया में आया, पुलिस न तो सुरक्षा देने आई, न ही उस जगह पहुंची जहां वो इंतजार कर रहा था। मिस्टर वी को लगा कि शायद सिस्टम अब भी उतना ही गूंगा है जितना तब था जब वो 18 साल का था। फिर एक पुरानी मां सामने आई, कोलकाता से आई थी। उसकी बेटी अनन्या भट्ट 2003 में लापता हुई थी। मेडिकल छात्रा थी, धर्मस्थला घूमने आई थी और फिर कभी वापस नहीं गई। उसी मंदिर में आखिरी बार देखी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई जांच नहीं की। जब मां ने विरोध किया तो उस पर हमला हुआ और वो 3 महीने तक कोमा में रही। अब उसे लगता है कि उसकी बेटी भी उन्हीं कब्रों में दबी हो सकती है। एक और केस था, 2012 में गुम हुई थी। उसकी लाश एक खेत में मिली थी, गला दबाया गया था, कपड़े नहीं थे और सबसे भयानक बात, उसके प्राइवेट पार्ट में मिट्टी और रेत थी। फिर एक आदमी गिरफ्तार हुआ, लेकिन 2023 में उसे सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। अब लगता है कि ये एक बड़ा रैकेट था जिसमें मंदिर प्रशासन, स्थानीय अधिकारी और शायद कुछ बड़े राजनेता भी शामिल थे। मिस्टर वी ने कहा कि ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, ये एक सिलसिला था और इन लाशों के पीछे कोई तांत्रिक विद्या या बलि का सिस्टम था। धर्म के नाम पर बलात्कार, हत्या और फिर हड्डियों को छुपाना, इंसानियत का मजाक। लेकिन आज भी इस बयान के बाद कोई जांच नहीं हो रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। सोशल मीडिया पर लोग चीख रहे हैं, लेकिन अदालतें खामोश हैं और मिस्टर वी अब फिर गायब है। शायद वो मारा जा चुका है या फिर छुप गया है। सवाल बस यही है, क्या 30 साल बाद सच बोलने वाले को सिर्फ मौत मिलती है? क्या 400 से ज्यादा मासूम लाशों का कोई मोल नहीं? क्या ये देश, जो खुद को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, वो इतना बेबस है कि एक मंदिर, एक ट्रस्ट और कुछ राजनेताओं के खिलाफ बोलने से डरता है? या फिर मिस्टर वी की ही तरह पूरा सिस्टम भी अब सिर्फ राख है, खामोश, ठंडा और गुनहगार?